सो गाइज, अगर आप एक 12th क्लास इंग्लिश स्टूडेंट हैं और आप एक न्यू व्यूअर और सब्सक्राइबर हैं हमारे चैनल पे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स से लेके सारी की सारी चीजें अवेलेबल हैं और 10 डेज प्लेज की सीरीज को जरूर देख लेना। अगर आपने अभी तक कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है, आपके 90+ मार्क्स अभी भी आ सकते हैं, आप अभी भी जिंदा हो, ठीक है। सो गाइज, नेक्स्ट हमारा जो आज का टॉपिक है इस वीडियो में वो ये है मोस्ट अननोन क्वेश्चंस ऑफ विस्टास। मतलब फ्लैमिंगो के मैंने बताए थे, ये है मोस्ट अननोन क्वेश्चंस ऑफ विस्टास। मतलब अगर जो पेपर है वो थोड़ा डिफिकल्ट लेवल पे सेट होगा तो वहां पे ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी है। तो आप एक वॉरियर हो, आपको हर एक तरीके से तैयार रहना है, तो इसीलिए मैं ये क्वेश्चंस भी डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। तो आपको इनकी नॉलेज होनी चाहिए, कम से कम नॉलेज तो जरूर होनी चाहिए, ठीक है। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर की टाइगर किंग। टाइगर किंग जो है उसका पहला पॉइंट जो है, मैं पॉइंट में बता रहा हूं, क्वेश्चन स्टाइल में नहीं बता रहा, पॉइंट में बता रहा हूं। क्वेश्चन आएगा तो आप समझ के कर सकते हो उसे। ब्रिंगिंग अप ऑफ टाइगर किंग, मतलब कि जो टाइगर किंग होता है, जो सर जिलानी जंग बहादुर होता है, जब वो 10 दिन का था वो प्रेडिक्शन हुई थी, उसके बाद जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उसके बड़े होने में क्या क्या चीजें होती हैं यहाँ पे, क्या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट होता है, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट नहीं होता। जैसे दूसरे प्रांतों के राजा महाराजा होते हैं, वो एक इंग्लिश नैनी उनको पैम्पर करती है और साथ में इंग्लिश काऊ का मिल्क पीते हैं, इंग्लिश मूवीज देखते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, सेम उसी तरीके से उसका पालन पोषण किया जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है गाइस इंक्रीमेंट इन टैक्स। मतलब मैं आपको बता दूं, एक टाइम पे जब उसने 99 टाइगर्स मार दिए थे और उसकी स्टेट में और उसके इन-लॉज की स्टेट में भी टाइगर पॉपुलेशन खत्म हो गई थी, तो उस टाइम पे पास के एक विलेज से खबर आई थी शीप्स की गायब होने की, कोई अटैक कर रहा था। तो उसे लगता है कि वो जरूर कोई टाइगर होगा, तो उस गांव को लेके वो इतना खुश होता है कि वो क्या करता है, वो उस गांव का 2 साल का लगान माफ कर देता है, टैक्स माफ कर देता है। लेकिन बाद में उसे जब गुस्सा आता है तो वो उसी टैक्स को इंक्रीज भी कर देता है, मतलब बढ़ा देता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है गाइस। नेक्स्ट चैप्टर है आपका एनिमी। तो एनिमी के अंदर पहला आता है आयरनी इन फ्रेंड। मैं आपको बता दूं, आयरनी का मतलब होता है समथिंग अपोजिट टू व्हाट इट इज सेड। इसका मतलब कि कभी भी कोई चीज जैसी बोली गई है उसके अपोजिट है तो वो आयरनी होती है। तो डॉक्टर सदाओ ने अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर जो था उसको ट्रीट करते हुए उसे माय फ्रेंड बोला था। तो उसमें आयरनी क्या है आपको पता होना चाहिए। आयरनी ये है कि वो उसका एक्चुअली एनिमी होता है, एक एनिमी नेशनल होता है, लेकिन स्टिल उसने माय फ्रेंड बोला था, क्योंकि ये ऑपरेशन करते हुए एक डॉक्टर की टेक्निक होती है कि वो अपने पेशेंट को इस तरीके से ट्रीट करे, ठीक है। दूसरा है कन्फ्लिक्शन ऑफ थॉट्स। मतलब जब डॉक्टर सदाओ को टॉम मतलब अमेरिकन मतलब प्रिजनर ऑफ वॉर, ठीक है, जब मिला था वो जापानीज शोर पे, वहां पे तट पे समुद्र के किनारे, तो उसके माइंड में क्या कन्फ्लिक्शन था। तो कन्फ्लिक्शन यही था कि मैं अपनी जो ड्यूटी है एज अ डॉक्टर उसको निभाऊं या एज अ जापानीज जो मेरी ड्यूटी है उसको निभाऊं। तो उसके लिए उसकी प्रोफेशनल ड्यूटी जो थी वो सबसे ऊपर थी और ह्यूमैनिटी के नाते जो करना था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो उसने वही किया था, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस शुड विजार हिट मॉमी का। शुड विजार हिट मॉमी में पहला है ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट। तो कई बार लॉन्ग में आ जाता है कि भाई ये जो स्टोरी है शुड विजार हिट मॉमी, जहां पे जैक अपनी बेटी जो को स्टोरी सुनाता है, इसमें क्या कोई ऑटोबायोग्राफिकल एपिसोड भी है, मतलब राइटर अपनी लाइफ से इंस्पायर होकर कुछ बताता है वहां पे। तो गाइज यहाँ पे देखो, जॉन अपडाइक के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात तो नहीं करता, लेकिन स्टिल जो हमारा सेंट्रल कैरेक्टर है स्टोरी का जैक, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ। जो रॉजर स्कंक का कैरेक्टर था और उस बार जो उसने स्टोरी चेंज की थी वो उसके खुद के लाइफ से इंस्पायर्ड थी, क्योंकि वो अपनी लाइफ में जब वो छोटा था तो उस टाइम पे वो वीक था, काफी सारे बच्चे उसे बुली करते थे, धमकाते थे, डांटते थे, तो उसकी मदर हमेशा उसे पैम्पर करती थी उसके वीक होने के बावजूद। तो यही रीजन था कि जो जैक है वो रॉजर स्कंक के कैरेक्टर को दिखाता है कि उसकी जो मदर है वो उसे कितना प्यार करती थी और उसके लिए मैटर नहीं करता कि वो कैसा है, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस अगली मिडिल पोजीशन ऑफ जैक। मतलब स्टोरी की एंडिंग चेंज करने के बाद जब जो सेटिस्फाइड नहीं होती है और वो नीचे जाता है उसको डांट के कि जल्दी से सो जाओ, तो उस टाइम पे उसका माइंड डिस्टर्ब होता है, तो वो अपनी वाइफ की भी हेल्प नहीं कर पाता, क्योंकि वो अपनी वाइफ की हेल्प करना चाहता था। तो ना तो वो अपनी वाइफ की हेल्प कर पाता है और ना ही वो अपनी बेटी को सेटिस्फाई कर पाता है। तो ये पॉइंट यहाँ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस यहाँ पे आपका ऑन द फेस ऑफ इट। तो ऑन द फेस ऑफ इट का क्वेश्चन है ब्यूटी एंड बीस्ट इट ऑल रिलेट। ये मिस्टर लैम ने स्टेटमेंट बोली थी, इस पे कई बार कमेंट करने के लिए आ जाएगा। इसका मतलब है कि एक्सटर्नल ब्यूटी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंटरनल ब्यूटी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाहरी सुंदरता जो होती है वो समय के साथ साथ खराब हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, स्पॉइल हो जाती है, लेकिन आंतरिक सुंदरता जो है, इंटरनल ब्यूटी है, वो इटर्नल होती है, जो टेम्पररी नहीं होती, परमानेंट होती है। यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दिया था ब्यूटी एंड बीस्ट में एक बीस्ट का, कि एक प्रिंसेस जो है जब उस बीस्ट को किस करती है तो वो एक चार्मिंग प्रिंस में तब्दील हो जाता है। इसका मतलब वो बीस्ट एक्चुअली में एक बीस्ट नहीं था, दिख रहा था। तो जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है, जो दिख के होता है वो हो ही जाता है, ठीक है। समझ में नहीं आया होगा, इसको मत सोचो ज्यादा। नेगेटिविटी इन मिस्टर लैम, मतलब मिस्टर लैम का जो कैरेक्टर है क्या उसमें भी कोई नेगेटिविटी होती है?
तो गाइस होती है, जब डैरी जा रहा होता है अपने घर पे प्रॉमिस करके कि मैं वापस आऊंगा, तो उस टाइम पे मिस्टर लैम जो है वो सोचते हैं कि जितने भी लोग हैं यहाँ पे जो प्रॉमिस करके जाते हैं कि हम वापस आएंगे, वो कभी लौट के नहीं आते। हालांकि डैरी को उन्होंने इस चीज के बारे में कभी बताया नहीं था, वो खुशी रहते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो मानते हैं कि अगर डैरी को इसके बारे में पता चला तो कहीं वो और ज्यादा नेगेटिव ना हो जाए, लेकिन स्टिल मिस्टर लैम में भी थोड़ी बहुत नेगेटिविटी थी। ठीक है, नेक्स्ट है गाइस इवान ट्राइज एन ओ लेवल का। इट वाज इवान्स हु हैड द लास्ट लाफ, मतलब वो इवान था जिसने लास्ट लाफ लिया था। लास्ट लाफ मतलब वो हंसा था लास्ट में। क्यों? क्योंकि जो गवर्नर था उसके अरेस्ट करने के बाद जब वो गोल्डन लायन होटल से बाहर निकल रहा होता है, तो जो प्रिजन वैन खड़ी थी जिससे वो चला जाता है ऑक्सफोर्ड प्रिजन के लिए, तो रियलिटी में वो प्रिजन वैन जो थी वो उसके जो फ्रेंड्स थे वो ड्राइव कर रहे थे। मतलब जो गवर्नर था उसने वो प्रिजन वैन बुलाई नहीं थी। उस टाइम पे एक प्रिजन वैन को बुलाया गया था जब वो ऑक्सफोर्ड प्रिजन में था गवर्नर किसी इशू को लेके, तो वो वही प्रिजन वैन थी और उसी के थ्रू जो था इवान वहां से भाग गया था न्यूबरी की तरफ। तो इवान ही था जिसने लास्ट लाफ लिया। क्यों? क्योंकि गवर्नर के प्लान को उसने चौपट कर दिया। ठीक है, लास्ट है गाइस मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड का, वो है डिफरेंस इन बोथ द एपिसोड्स। मतलब दोनों जो एपिसोड है जिसमें वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स और द कटिंग ऑफ माय लॉन्ग हेयर जो है, उन दोनों के अंदर कहीं ना कहीं डिफरेंट है, डिफरेंस है। तो डिफरेंस क्या है दोनों में? आप देखोगे तो जिटकाला सा ने स्ट्रगल किया था और लास्ट में वो अपने हेयर को नहीं बचा पाई थी, तो कहीं ना कहीं ये दिखाया गया है कि जिटकाला सा के प्रोटेस्ट के बावजूद वो जीत नहीं पाती है। लेकिन अगर दूसरा एपिसोड हम देखते हैं वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स का, तो बामा जो है वो एक तमिल दलित राइटर है और वो प्रोटेस्ट करती है, वहां पे एजुकेशन रिसीव करती है और एजुकेशन रिसीव करने के बाद फाइनली वो इक्वालिटी को अटेन कर पाती है। तो दोनों में डिफरेंस यही है कि एक में उसने रेजिस्ट किया लेकिन वो क्विट कर देती है, कुछ नहीं कर पाती उसके खिलाफ जिटकाला सा, लेकिन बामा ने स्ट्रगल किया और वो इक्वालिटी को अटेन कर पाती है वहां पे। तो ये कहीं ना कहीं डिफरेंस है दोनों के दोनों एपिसोड्स में। तो गाइज आई होप जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं आप इसको भी जरूर प्रिपेयर कर लोगे। हम लोग अपना बेस्ट कर रहे हैं, आपके मार्क्स कहीं ना कहीं इंक्रीज करने के लिए, बूस्ट करने के लिए आपको भी मेहनत करनी है और इन सारे पॉइंट्स के आंसर्स आप लिख के देख सकते हो अगर आपके पास इनफ टाइम है तो। गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक जरूर कर दो, शेयर जरूर कर दो और लाइक तो जरूर ही करना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। थैंक यू सो मच।